हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजे मेडिकल्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इन्फेक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर लिया था, आरटीआई। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्फेक्शंस। तो इसमें एसटीडी भी आता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने एसटीडी की एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आपको मेरे लास्ट में एंड स्क्रीन पे एसटीडी की सेपरेट वीडियो दिख जाएगी, आप उस पर क्लिक करिएगा अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट द इन्फेक्शंस वी हैव टू नो व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द मेल विच इज अफेक्टेड बाय दीज इन्फेक्शंस। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मेल के जो कि इस इन्फेक्शन की वजह से इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेनिस, जो कि एक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल का, जो कि स्पर्म को बाहर निकालने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ पेनिस का जो रास्ता है जहां से स्पर्म और यूरिन दोनों बाहर निकलते हैं, उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है सबसे बाहर जो पेनिस में दिखती है, उसको हम यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। हो सकता है कि वो इन्फेक्शन यूरेथ्रा में आ गया हो। इसके अलावा यूरेथ्रा जहां पे एंड होता है वहां पे एक ब्लैडर होता है, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरेथ्रा से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। यूरिनरी ब्लैडर है तो यूरिन कलेक्ट करने का काम करता होगा। तो ये यूरिन कलेक्ट करने का काम करता है। अगर इसमें भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसका जो यूरिन है वो अननेसेसरी ड्रॉप बाय ड्रॉप लीक करने लगेगा। इसके साथ साथ एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि जो स्पर्म होते हैं उनको न्यूट्रिशन देने में भी ये हेल्प करती है। इसके अलावा यूरिन और स्पर्म दोनों एक साथ बाहर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड कंट्रोल करके रखती है। यूरिन को जब बाहर निकालना होता है तो वो स्पर्म के प्रोडक्शन, मतलब स्पर्म के लीकेज को रोकती है। ठीक है, तो ये इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, राइट। इसके अलावा जो हमारा मेन पेनिस के नीचे जो है ऑर्गन है, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम के अंदर एक और एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं। बाहरी एरिया को हम स्क्रोटम बोलेंगे, उसके अंदर अगर हम इसे कट करेंगे तो अंदर एक और बॉल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम टेस्टिस बोल देंगे। टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है। ये भी एक जेनाइटल ऑर्गन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल का। इसके साथ साथ जो इसकी पाइपलाइन स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है, एडेड है, उसको हम वास डेफरेंस बोलते हैं। ये एक पाथवे का काम करती है कि स्पर्म यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ द वास डिफरेंस ये सीधे जाएंगे आपके कहाँ पे, यूरेथ्रा के अंदर जाएंगे। अगर आप ब्लू लाइन को इसको फॉलो करो तो ये आगे चल के आपके डायरेक्ट यूरेथ्रा से मिली हुई है। ठीक है, तो स्पर्म यहाँ से सीधे यूरेथ्रा में जाएंगे और यूरेथ्रा से सीधे बाहर जाएंगे। अगर इस रास्ते में देखो तो एक अलग सा ग्रीन सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जिसे हम सेमिनिफेरस सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल के नाम से ही आपको पता चला होगा कि ये सीमेन प्रोड्यूस करती है। सीमेन क्या होता है? स्पर्म के आसपास जो व्हाइट मिल्की कलर का फ्लूइड होता है जिसके अंदर फ्रक्टोज होता है, और वो फ्रक्टोज स्पर्म को जीवित रखने में, लाइव रखने में और एनर्जी देने में काम करता है। तो अगर सेमिनल वेसिकल जो है वो वर्क नहीं करेगा तो सीमेन बाहर नहीं आएगा। सीमेन बाहर नहीं आएगा तो उसके अंदर का फ्रक्टोज यूटिलाइज नहीं होगा। फ्रक्टोज यूटिलाइज नहीं होगा तो स्पर्म की डेथ हो जाएगी और स्पर्म अपने आप को मूव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जितने भी ऑर्गन हैं ये सब जो है कहीं ना कहीं अपने लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। these all consist to make a male reproductive system. Now we are going to see what is reproductive tract infection, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का। सेम डेफिनेशन हमने फीमेल में भी फॉलो की थी, सेम डेफिनेशन हम मेल में भी फॉलो करेंगे। तो ये डेफिनेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या कहती है कि ये कोई भी इन्फेक्शन जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी भी पार्ट को अफेक्ट करता है, जो भी मैंने आपको दिखा दिए है पीछे वाली स्लाइड में, उनमें से कोई भी पार्ट में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन की वजह से रिप्रोडक्शन की एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। चाइल्ड बर्थ की या बच्चे पैदा करने की या स्पर्म की एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है कि वो किसी को भी प्रेग्नेंट कर सके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन की सीवियरिटी कहाँ तक जा सकती है?
बांझपने तक जा सकती है। फीमेल को इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है, बांझपना कर सकती है, और मेल में स्टेरिलिटी कर सकती है। स्टेरिलिटी मीन्स होता है कि अनेबल टू रिप्रोड्यूस या अनेबल टू लाइक डू फंक्शन फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो मेल में क्या होगा, स्पर्म वीक हो जाएंगे जिसकी वजह से कोई भी लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। फीमेल में क्या होगा, अंदर के ऑर्गन वीक हो जाएंगे जिसकी वजह से चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाएगी। ये हमारी डेफिनेशन कहती है। इंसिडेंस रेट भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि मेल से ज्यादा फीमेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। क्यों होते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि फीमेल्स की एज फैक्टर, उनकी कह सकते हैं कि हाइजीन प्रैक्टिस, है ना, ये सारी चीजें फीमेल में ज्यादा मैटर करती हैं उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। इसके अलावा 340 मिलियन पीपल अभी तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं ड्यू टू दी रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शंस। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेटिव फैक्टर्स। ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है। पहले है एक्सेस टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन मैं आपको बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो टेस्टिस के थ्रू निकलता है और ये स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा, तो हमारे इम्यून सिस्टम को यानी मेल के इम्यून सिस्टम को ये डिक्रीज करने लगेगा। अभी तक की रिसर्च से पता चला है कि बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन भी अच्छा नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए और बहुत कम टेस्टोस्टेरोन भी अच्छा नहीं है। अगर एक्सेस टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा तो इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाएगा। इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाएगा तो कोई भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन इजिली मेल को हो सकता है, ना कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक कोई भी इन्फेक्शन इजिली मेल को हो सकता है। हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात कर रहे हैं इसलिए मैं उसी को इंडिकेट कर रही हूँ। अगर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा, मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए लो टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं किया है क्योंकि उसका एक अलग पर्पस है कि अगर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा किसी के अंदर तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और इनफर्टिलिटी हो जाएगी। सो हम यहाँ इनफर्टिलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। इसी वजह से मैंने एक्सेस टेस्टोस्टेरोन नोट किया है। नेक्स्ट है आपका स्मोकिंग। तो स्मोकिंग, जब बहुत ज्यादा स्मोक आप करने लगते हो तो आपके अंदर का इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। तो स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर के साथ साथ स्मोकिंग ऑल्सो डिक्रीज योर इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम डिक्रीज होगा तो कोई भी इन्फेक्शन आपको लग सकता है। एज फैक्टर, अगर एज ज्यादा होगी तो मैंने आपको पहले भी हर वीडियो में बताया है कि जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती रहती है वैसे हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम के साथ साथ और बाकी सिस्टम भी डिक्रीज होने लगते हैं। अब मान लीजिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाले जो टी सेल्स बी सेल्स होते हैं वो सेल्स बनना बंद हो जाएंगे, लाइक डिक्रीज होने लगेंगे और उन सेल्स का एक्शन डिक्रीज होने लगेगा। तो इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम भी अकॉर्डिंग टू द एज डिक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट है मम्स। तो बहुत सारी स्टडीज के बेसिस पे ये पता चला है कि जब भी मम्स होता है तो वो मेल के अंदर टेस्टिस को जाकर के अफेक्ट करता है। तो जब टेस्टिस को कोई भी अफेक्शन हो जाएगा तो टेस्टिस के अंदर अलग से इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा टेस्टिस को जब भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अंदर स्पर्म को भी प्रॉब्लम होगी। अगर टेस्टिस के अंदर इन्फेक्शन हुआ तो स्पर्म के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाएगा और इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं अनसेफ सेक्स प्रैक्टिस। तो मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि मल्टीपल पार्टनर्स यूज कर रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है और उसने कॉन्डम यूज नहीं किया, अनसेफ सेक्स किया, तो उसको भी नहीं पता है कि इनमें से कौन से लोगों को कोई बीमारी हो सकती है। हो सकता है इन 4 लोगों में से किसी एक को एसटीडी हो सकता है, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो ये एक तरह का रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म भी एक बहुत बड़ा रीजन है सप्रेस करने का आपके इम्यून सिस्टम को। जो बहुत ज्यादा एक्सेस में अल्कोहल इनटेक करते हैं, अल्कोहलिज्म करते हैं, वो लोगों के अंदर के जो इम्यून सेल्स हैं वो फंक्शन करना डिक्रीज कर देते हैं। तो जब इम्यून सेल्स अपने आप ही सप्रेस हो जाएंगे, अपना फंक्शन डिक्रीज करने लगेंगे, तो प्रॉब्लम अल्टीमेटली यही आएगी
कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन उस पर्सन को इजीली कॉज कर जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो हमेशा जितने भी हमने अभी तक इटियोलॉजी पढ़ी है उनके बेसिस पे देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिपॉजिट हो गए, क्योंकि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिपॉजिट हो गए। कहाँ डिपॉजिट हो गए? रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिपॉजिट हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने आप को इन्वेट कर दिया। इन्वेट करना मतलब फैलाना, रेप्लिकेट करना, ठीक है। उन्होंने अपने आप को रेप्लिकेट कर दिया। रेप्लिकेट करने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम तो वैसे भी कॉजेस की वजह से डिक्रीज हो गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चाहे वो चाहे वो एक्सेस टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे वो एक्सेस स्मोकिंग हो, चाहे वो एजिंग हो, चाहे वो मम्स हो, चाहे वो अल्कोहलिज्म हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा सारे के सारे ऑलमोस्ट क्या कर रहे हैं? इम्यून सिस्टम को डिक्रीज कर रहे हैं। तो कोई भी कॉज हो वो सीधे सीधे इम्यून सिस्टम को आपके डिक्रीज कर रहा है। तो जब वो इम्यून सिस्टम को ऑलरेडी आपके डिक्रीज कर चुका है तो इजिली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को डिवाइड कर लेंगे और आपका इम्यून सिस्टम उन्हें रोक नहीं पाएगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे आपके ब्लड में चले जाएंगे, ऑर्गन से ब्लड में जा सकते हैं इजिली, क्योंकि हर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई होती है, और बाद में आपको क्या हो जाएगा? साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में जब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल के कोई इन्फेक्शन होगा तो अर्जेंसी होगी किस चीज की? पी करने के लिए, यानी कि यूरिन पास करने की अर्जेंसी होगी। उसका रीजन ये है कि जो यूरिनरी ब्लैडर था आपका, जिसके अंदर यूरिन फिल हो रहा था, वो वीक हो गया है। वो आपके यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहा है और जल्दी जल्दी यूरिन को छोड़ दे रहा है, रिलीज कर दे रहा है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन या फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन इंक्रीज हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन मीन्स यूरिन बार बार पास होना, मतलब बार बार यूरिन लीक हो जाना, तो जिसकी वजह से आपको टॉयलेट जाने की अर्जेंसी हो जाएगी। इसके साथ साथ जब इन्फेक्शन अगर आपके यूरेथ्रा में हो गया तो आपको बर्निंग पेन भी हो सकता है, एडिमा भी हो सकता है, ये सारी चीजें आपको हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। तो फर्स्ट है आपका हिस्ट्री कलेक्शन। तो हिस्ट्री कलेक्शन में एज ऑलवेज आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में पूछ सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लोगों के साथ मल्टीपल पार्टनर्स यूज कर रहे हो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। अगर कर भी रहे हैं तो क्या वो कॉन्डम यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके अलावा आप उनसे प्रीवियस इन्फेक्शन पूछ सकते हो कि क्या उनको पहले भी यूटीआई हुआ था, या रिकरेंट इन्फेक्शन यानी बार बार उनको जेनिटल ऑर्गन में इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो, या एज बहुत ज्यादा हो, या हो सकता है एक्सेस वे में अल्कोहल लेते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आप ये भी पूछ सकते हो कि क्या पता उनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जिसका उनका ट्रीटमेंट चल रहा हो। ये सारी चीजें पूछने के बाद आपको सीधे सीधे फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, जिसमें आपको सबसे पहले वाइटल्स देखना होंगे। अगर इन्फेक्शन है तो फीवर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फीवर क्यों आता है? क्योंकि हमारी बॉडी को लगता है कि अगर मैं हीट प्रोड्यूस करूंगी तो अंदर का इन्फेक्शन या अंदर का जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाएगी, तो फीवर हमें आता है। ठीक है, तो फीवर आ जाएगा। उसके अलावा तो फीवर आप देख लोगे, फीवर आएगा तो पल्स रेट अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा हेड टू टू एग्जामिनेशन करोगे, जिसमें आपको जेनिटल ऑर्गन में मेनली एडिमा मिल सकता है। जेनिटल ऑर्गन में आपको पेन मिल सकता है, रेडनेस मिल सकती है ना, पस फॉर्मेशन मिल सकता है, पेनिस इन्फेक्शन मिल सकता है, ठीक, अल्सर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा आप उनसे पूछ लोगे कि यूरिन पास करते टाइम क्या उनको बर्निंग सेंसेशन होता है या नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन या अर्जेंसी, यही सेम चीज आपको आस्क करनी है। अर्जेंसी ऑफ यूरिन पासिंग तो नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें आप जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो आप फिजिकल एग्जामिनेशन में एनालाइज कर सकते हो और पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है ब्लड टेस्ट, जिसमें आपका WBC काउंट इंक्रीज मिलेगा, बिकॉज आपको क्या हो रखा हुआ है? इन्फेक्शन हो रखा हुआ है। इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट में आप टेस्टोस्टेरोन टेस्ट भी कराओगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई और लो जो है आपकी बॉडी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। नॉर्मल जो रेंज होती है टेस्टोस्टेरोन की वो 300 से 1000 mg पर DL होता है। mg मीन्स नैनोग्राम पर डेसीलीटर, DL मीन्स डेसीलीटर। तो यहाँ पे नोट कर लो
नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है, 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर DL। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज होता है। अब अगर 1000 से अबव चला जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो वो आपको आपके इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करने लगेगा और आपको इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। इसके अलावा प्रोस्टेट फ्लूइड एंड टिश्यू एनालिसिस करोगे। पहली चीज तो मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड का इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बता दिया कि वो फ्लूइड प्रोड्यूस करता है और वो फ्लूइड आपके स्पर्म को नरिशमेंट देता है। ठीक है, तो प्रोस्टेट फ्लूइड आप कैसे लोगे? प्रोस्टेट फ्लूइड आप कैसे लोगे? बायोप्सी एक गन, सॉरी ये तो बायोप्सी है। प्रोस्टेट फ्लूइड आप ऐसे लोगे कि आप ग्लव्स पहनोगे और उसके बाद रेक्टम के थ्रू आप सीधे प्रोस्टेट ग्लैंड को टच करोगे। प्रोस्टेट ग्लैंड रेक्टम के जस्ट पास होती है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम होती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2-3 बार या 5 से 7 बार इसको पुश करना है प्रोस्टेट ग्लैंड को। जब आप इसको कई बार पुश करोगे तो इसमें से मिल्की सिक्रीशन निकलेगा और वो मिल्की सिक्रीशन सीधे चला जाएगा आपके यूरेथ्रा में। फिर यूरेथ्रल ओपनिंग से वो बाहर आ जाएगा। या तो आप उसको टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लो या तो आप उसको स्वैब में कलेक्ट कर लो, और कलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ भेज देना है? उसको लैब में। लैब में सेंड करने के बाद उसके एग्जामिनेशन से ये पता चलेगा कि उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और कितने लेवल पे प्रेजेंट है। उसी के हिसाब से या उसी के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा प्रोस्टेट बायोप्सी करेंगे। इसके लिए एक स्पेशल गन आती है प्रोस्टेट बायोप्सी की। 1 या 2 टिश्यू ले लेते हैं हम और उसको लैब में सेंड कर देते हैं। उस टिश्यू से ये पता चलता है कि टिश्यू इंजरी कितनी हुई है, टिश्यू कितना अफेक्टेड है, या टिश्यू के अंदर कितनी क्वांटिटी या क्वालिटी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका यूरिन टेस्ट। यूरिन डिटेक्शन टेस्ट इसलिए कराएंगे, हो सकता है कि यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो गया हो और यूरिन के थ्रू वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके यूरिन के थ्रू बाहर भी निकल रहे हो। तो जब हम यूरिन टेस्ट करा लेंगे तो यूरिन टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि यूरिन में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, जिसमें एमॉक्सिसिलिन काफी हद तक बेस्ट है। 500 mg एमॉक्सिसिलिन हम दे सकते हैं। डोज डिपेंड करता है कि कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कितना इन्फेक्शन है। तो डोज डिपेंड करता है रिगार्डिंग फिजिशियन जितना भी डोज सेट करेगा। ओके, इसके अलावा एमॉक्सिसिलिन का मेन फंक्शन क्या है कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ को डिक्रीज करती है। नेक्स्ट है एंटी फंगल इन्फेक्शन। हो सकता है फंगल इन्फेक्शन हुआ हो। फंगल इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन, किसी को भी हो सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन के लिए द बेस्ट टैबलेट फ्लूकोनाजोल होती है। ठीक है, तो ये फ्लूकोनाजोल हम ऑड डेज में लेते हैं 150 mg। जैसे कि डे 1 लिया तो डे 2 नहीं लेंगे, डे 3 लिया, डे 4 नहीं लेंगे, डे 5 लिया। लाइक ऑड डेज में हम फ्लूकोनाजोल लेते हैं और ये फंगल ग्रोथ को प्रिवेंट करती है। इसके अलावा क्लोट्रीमाजोल, ये भी फ्लूकोनाजोल के तरह ही होती है एंड इसका भी सेम फंक्शन होता है। बट फ्लूकोनाजोल क्या है कि वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, दैट्स वाई हम इसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। एनाल्जेसिक दे सकते हैं अगर बर्निंग पेन या वगैरह कुछ हो रहा है तो कोडीन हम दे सकते हैं, मॉर्फिन दे सकते हैं या एसिटामिनोफेन दे सकते हैं। ये तीनों की तीनों काफी इफेक्टिव होती हैं पेन को या बर्निंग सेंसेशन को डिक्रीज करने के लिए एज अ पेन किलर। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा बेड रेस्ट करे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर रेस्ट करने से क्या होता है कि आपकी जो टिश्यू इंजरी होती है, जो अंदर टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेशन हो चुका है, वो इन्फ्लेमेशन डिक्रीज होता है और आपकी टिश्यू इंजरी जल्द से जल्द रिकवर होती है। या आप कह सकते हो सिंपली कि टिश्यू हीलिंग फास्ट होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि टिश्यूज के पास एक्स्ट्रा लोड नहीं होता है। जब हमारी बॉडी कुछ काम कर रही होती है तो आपके सेल्स और आपके टिश्यूज पे एक्स्ट्रा लोड आता है और वो बॉडी को फंक्शन कराने में लग जाते हैं, तो वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो जब आपकी बॉडी रेस्ट करती है, जब आप रात में सो रहे होते हो, तब आपके अंदर के इंजर्ड टिश्यूज या डीएनए, आपके इंजर्ड डीएनए या आपके इंजर्ड टिश्यूज अपने आप को रिकवर करने में फास्ट फंक्शन करते हैं। फिर
पेशेंट को या क्लाइंट को टीच करना है, बताना है, हेल्थ टॉक देनी है रिगार्डिंग द सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। और अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उस टाइम पे वो एब्सटेन कर दें, स्टॉप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, ना करें, क्योंकि अगर करेंगे तो मे बी उनको एसटीडी हुआ हो और वो दूसरे पर्सन को भी या अपने पार्टनर को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर क्लीनिंग हाइजीन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है पेरिनियल एरिया में। क्योंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी डिक्रीज हो चुकी है। अगर हमने हाइजीन प्रैक्टिस नहीं करी तो अदर इन्फेक्शन भी इजीली पेरिनियल एरिया में लग सकते हैं। एडिक्वेट क्लीनिंग आफ्टर वॉइडिंग एंड डेफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो कभी भी यूरिन पास करने के बाद या स्टूल पास करने के बाद अच्छे से अपने जेनिटल ऑर्गन को वाटर से क्लीन करना है। साथ ही साथ पेशेंट को सिट्स बाथ लेना है। सिट्स बाथ एक तरह का पेरिनियल बाथ होता है जिसमें हम पेशेंट को पूरा नहीं नहलाते हैं। एक टब में हल्का गर्म पानी रखते हैं एंड 5 से 15 मिनट के लिए पेशेंट को उसमें सिट करने के लिए या बैठने के लिए बोलते हैं। इससे पेरिनियल एरिया को हीट मिलती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इफेक्ट कम होता है, पेन भी ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज होता है। पेशेंट को बोलना है कि टाइट क्लोथिंग ना करें। टाइट क्लोथिंग करने से जो टिश्यू इंजर्ड हैं वहां पे कंप्रेशन पड़ेगा, दबेंगे और उनमें पेन भी इंक्रीज होगा और स्वेलिंग भी इंक्रीज होगी। स्मोकिंग छोड़ देना है, उनको बोलना है सिसेशन ऑफ स्मोकिंग कर दें, स्मोकिंग को उनको छोड़ देना है। या फिर वो अल्कोहल यूज करते हैं तो उनको भी अल्कोहल पे विड्रॉल करना है, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्मोकिंग कॉजेज डिक्रीज योर इम्यून सिस्टम एंड अल्कोहल डिक्रीज या सप्रेस योर इम्यून सिस्टम। एंजाइटी को मिनिमाइज करना है बाय इनहेंसिंग द सेल्फ स्टीम ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के सेल्फ स्टीम को या सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है, इनहेंस करना है। क्योंकि उनको ये लगेगा कि मे बी मैं ठीक ना हो पाऊं, क्या पता उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो चुकी हो, क्या पता उनकी इनफर्टिलिटी हो चुकी हो। तो इसके लिए उनको इंक्रीज करना है, क्योंकि आपका स्ट्रेस हार्मोन आपको ना मेंटली फिट रखता है और ना ही फिजिकली। मेंटली फिट नहीं रखता क्योंकि आप बार बार टेंशन लेते हो और आप डाइवर्स नहीं कर पाते हो अपने आप को, और जिससे आप ना कुछ खा पाते हो और आप टेंशन ऑल द टाइम लेते रहते हो। फिजिकली वो आपको हार्म इसलिए करता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब फिजिकली वो आपको हार्म इसलिए करता है क्योंकि वो आपके टिश्यू हीलिंग का जो प्रोसेस है उसको डिक्रीज करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। तो प्रिवेंशन हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल पे। प्राइमरी मीन्स होता है वो पर्सन जिसको अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, बिफोर डिजीज। सेकेंडरी जब पर्सन रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है, और टर्शरी जब उसे डिजीज हो जाती है और आफ्टर डिजीज दोनों उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो प्राइमरी में आपको हेल्थ टॉक देनी है कि उनको सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करना है, कॉन्डम्स आर द मोस्ट बेस्ट सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल। इसके अलावा सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, मल्टीपल पार्टनर्स यूज नहीं करना है। सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए आपको अर्ली डिटेक्शन ऑफ द साइन एंड सिम्टम करना है। जैसे ही पेशेंट को लगता है कि उसको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, उसको यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको अवॉइड नहीं करना है, तुरंत उसको जाकर के अपना इन्वेस्टिगेशन कराना है, जिससे कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स पता चल जाए। जितनी जल्दी पता चलेगा रिपोर्ट में उतनी ही जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे उतनी ही जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर स्प्रेड होने से हम बचा लेंगे और जल्द से जल्द ठीक कर देंगे, ठीक है। तो रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन में। लाइक किसी को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो हम उसे रेफरल प्रॉपर दूसरे हॉस्पिटल में भी सेंड कर सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो हम उसको दूसरे हॉस्पिटल भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए उसको फीवर आ रहा है तो हमने सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर दिया, पैरासिटामोल वगैरह दे दी। उसको ईचिंग हो रही है तो डिटेक्ट कर लिया कि फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल इन्फेक्शन के लिए ट्रीट कर लिया, पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स दे दी। ये सारी चीजें डिपेंड करता है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट पे। नेक्स्ट है आपका टर्शरी प्रिवेंशन, यानी कि थर्ड प्रिवेंशन, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्यों थर्ड प्रिवेंशन करना पड़ रहा है?
क्योंकि हमने प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन को स्किप कर दिया। इस वजह से कंडीशन यहाँ तक आ गई कि अब हमें टर्शरी प्रिवेंशन करना पड़ रहा है। टर्शरी प्रिवेंशन में हमें क्या करना होता है, कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करना होता है, आरटीआई के कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करना होता है, जिसमें सबसे ज्यादा डेंजरस आपका कह सकते हैं कि इनफर्टिलिटी आता है, जो कि लाइफ टाइम के लिए आपके लिए बहुत डेंजरस है। देन एक्टिव स्क्रीनिंग करनी है। मान लीजिए ट्रीटमेंट चल भी गया, पर्सन ठीक हो भी गया, फिर भी उसको बीच बीच में फॉलो अप केयर करनी है और आकर के अपने आप को एक बार स्क्रीन करा लेना है कि दोबारा सेम इन्फेक्शन तो नहीं उसको एक्टिव हो रहा है अंदर। देन एप्लीकेशन ऑफ द मैनेजमेंट, प्रॉपर कंप्लीट मैनेजमेंट लेना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कंप्लीट मैनेजमेंट नहीं लेते हैं, जितना हॉस्पिटल में मैनेजमेंट दिया गया उतना ले लिया, देन आफ्टर डिस्चार्ज वो मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से रिकरेंट या दोबारा से एक्टिव होने वाला इन्फेक्शन जो है वो इजिली एक्टिव हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेप्टिक अबॉर्शन, मेनली ये फीमेल के लिए ही है कि अगर वो सेप्टिक मतलब अगर वो अबॉर्शन कर रही हैं तो उसका उन्हें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पता होना चाहिए। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चुपके से अबॉर्शन करा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि कितना सीरियस या कितना सीवियर ये कंडीशन जा सकती है। तो उनको पहले से ही अपने आप को अवेयर करके रखना है कि अगर वो ये चीज करा रही हैं, सेप्टिक अबॉर्शन लाइक अबॉर्शन करा रही हैं, तो सेप्टिक अबॉर्शन या सेप्टिसीमिया के क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एज अ कॉम्प्लिकेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? इट इज एन इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम आउट ऑफ द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। नॉर्मल यूट्राइन कैविटी के अलावा कहीं पर भी प्रेगनेंसी हो सकती है, कहीं पर भी इम्प्लांटेशन हो सकता है, कहीं पर भी बेबी ग्रोथ हो सकता है। और कॉम्प्लिकेशन क्या है इसका? कॉम्प्लिकेशन ये है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसके अंदर बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। तो जिस भी एरिया में बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो एरिया फट जाएगा और मदर की डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मदर को एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में भी बताना है। इनफर्टिलिटी के मैनेजमेंट के बारे में भी बताना है। पेशेंट को बोलना है कि इनफर्टिलिटी अगर आपको हो भी गई है बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, तो उसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। 1 से 2 साल के अंदर अंदर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आराम से हो जाता है। 2 साल के बाद तक भी ट्रीटमेंट चलता है और काफी हद तक इफेक्टिव है ये इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में आपकी स्टेरिलिटी हो सकती है, मतलब टेस्टिस को इतना इन्फेक्शन हो सकता है कि इसके बाद जितने भी स्पर्म बनेंगे वो फर्टिलाइज करने में या किसी को प्रेग्नेंट करने के कैपेबल नहीं रहेंगे। ट्यूमर हो सकता है, ज्यादा इंजरी हो जाएगी तो बॉडी जल्दी जल्दी रिकवर करेगी, जल्दी जल्दी सेल्स बनाएगी। तो ट्यूमर क्या होता है, कैंसर क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स। तो जब बॉडी जल्दी जल्दी ग्रोथ करने लगी सेल्स का, जल्दी जल्दी रिकवरी करने लगेगी, तो चांसेस हो जाएंगे कि हो सकता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स हो जाए। एप्सिस हो सकता है। एप्सिस क्या है? इट इज अ फ्लूइड फिल्ड पस फॉर्मेशन का एक कह सकते हैं, अल्सर्स बन जाते हैं, कलेक्शन बन जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप एप्सिस, ये देखिए कहीं पर भी एप्सिस हो सकता है। इट इज ड्यू टू दी टिश्यू इंजरी एंड नेक्रोसिस एट द पर्टिकुलर एरिया, या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यूज जब इंजर्ड हो जाते हैं वहां पे पस फॉर्मेशन बन जाता है, तो उस एरिया को हम एप्सिस बोल देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एसटीडी के लिए आप देख लो, एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा और भी कम्युनिकेबल डिजीजेज या मेडिकल सर्जिकल के कोई भी डिजीज होंगी तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हो। वीडियो अगर समझ में आते हैं, आपको कुछ भी अच्छा लगता है, थोड़ा भी अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। पता नहीं मुझे आपको समझ आते हैं कि नहीं, अच्छे लगते हैं कि नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप अगर मुझे अपना रिव्यू नहीं दोगे तो मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगी। सो प्लीज कमेंट करिए, रिव्यू दीजिए मुझे। अगर आपको कुछ मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज आप उसे भी मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए फिर तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।